अब आते हैं केरल पर। केरल 18वीं सदी के शुरुआत में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत, सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था, ढेर सारा। इसमें से 4 प्रमुख राज्य थे, जिसमें से कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर आता है। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता था, जिसका नाम था राजा मार्तांड वर्मा। राजा मार्तांड वर्मा ने नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने सामंतों को शांत कर दिया, इलायादाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिम मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज तैयार किया। किसने किया? राजा मार्तांड वर्मा ने किया। उसने आधुनिक हथियारों के सज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनवाया। मार्तांड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। त्रावणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से कोचीन तक पहुंच गई। भैया कन्याकुमारी जीत लिया, कन्याकुमारी से कोचीन तक जीत लिया उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्था की, संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, बहुत चीज़ें बनवाई। विदेश व्यापार का सक्रिय प्रोत्साहन दिया, एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। पर अब केरल के 3 बड़े राज्य थे, जैसे कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने 1763 तक सभी छोटे राजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 से शुरू किया और अंत में कालीकट के जामोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। बताओ। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया, जैसे कि केरल के राजाओं और सरदारों के कारण हुआ, जो साहित्य के महान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। मार्तांड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा समय कवि, विद्वान, संगीत प्रसिद्ध अभिनेता, संस्कृत व्यक्ति था। उसने यूरोप के मामले में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता, मद्रास से निकलने वाले अखबारों को, पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। अब ये खत्म हो गया है। अब आते हैं दिल्ली के आसपास क्षेत्र। फर्रुखसियर और मुहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। किसको बनाया गया? फर्रुखसियर और मुहम्मद शाह को। उन्होंने राजपूत और गैर राजपूत दोनों इलाकों को हथियाकर अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों के अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार और प्रसंग विश्वासघात का बोलबाला था जैसे मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह के उसके बेटे ने ही मार डाला। अब आते हैं नॉलेज की बात पर। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जय सिंह था, जो कि 1681-1743 तक था। वह एक विख्यात राजनेता और निर्माता का सुधारक था। सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने जाटों के लिए गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की। उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर
का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ। चौड़ी सड़कें दूसरे और समकोण पर कटती। जय सिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों का सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। उसने शरणार्थियों का एक सेट तैयार किया जिसमें लोगों को इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने न्यूक्लिड की रेखागणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियां लघुरूपों को बनाने के लिए इस्तेमाल संबंधित नेपियर की रचना के अनुवाद संस्कृत में करवाया। जय सिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च न करना पड़े। इस असाधारण राजा ने लगभग जयपुर पर 1799 से 1743 तक राज किया, 44 वर्षों तक। इसी के साथ अब समाप्त होता है। अब आते हैं जाट खेतिहरों की एक जाति थी जो कि दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द इलाकों में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1769 और फिर 1788 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदनसिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया, जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर दिल्ली सूबे तक फैला था। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ जिले भी शामिल थे। इसके साथ ये भी समाप्त होता है। अब आते हैं बंगश पठान रूहेले। एक अफगान दुर्स्थाली मोहम्मद खां बंगश ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द इलाकों में अलीगढ़, कानपुर के इलाकों पर फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मुहम्मद खान ने रूहेलखंड नामक एक राज्य कायम किया। यह राज्य हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा और उत्तरी में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। राजधानी बरेली के अलावा में थी। इसके बाद में रामपुर चली गई। अब ये खत्म हो गया। अब आते हैं सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट सिखों तथा अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें गुरु और आखिरी गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने। औरंगजेब के फौजी और पहाड़ियों राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ की। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उनका ओहदा 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत का था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथ में चला गया। किसके चला गया? बंदा सिंह के हाथ में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात है।
बंदा ने पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी से लड़ाई चली। उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। इन अनेक कारण उनकी असफलता का अनेक कारण थे। मुगल शासन अभी भी काफ़ी शक्तिशाली था। पंजाब में संपन्न वर्ग और ऊंची लोग के जातियों के लोगों के उसके विरोधियों का साथ दिया, क्योंकि वह निम्न जातियों और गांव का गरीब जनता का हिमायती था। अपना धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुगल विरोधी संपन्न ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। सिख 12 मिसलों या संघों के संगठित थे जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। धीरे धीरे मिसलों का राजनीतिक और जनतांत्रिक अनुकूल चरित्र लुप्त हो गया। शक्तिशाली प्रधानों, सामंत और सरदारों और जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। अब आते हैं रणजीत सिंह के अधीन पंजाब। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब कैसे? 18वीं सदी के अंत में सुकेरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिक था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। बाद में उसने कश्मीर, पेशवार और मुल्तान को भी जीत लिया। भू राजस्व का हिसाब 50% सफल उत्पादन का आधार पर लगाया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर शक्तिशाली अनुशासन सुचालित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और पंजाबी मुसलमानों अपनी फौज में भर्ती कर लिया। लाहौर के तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले। उसने मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। इस प्रकार अंग्रेजों के अतिक्रमण से अपने राज्यों को बचा लिया। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। अब देखते हैं। पतनोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके तथा उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति तथा अन्य चीज़ों का पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत और लिहाज के साथ पेश आया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद उसको रिहा कर दिया गया और कोल्हापुर में रहने लगा। उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति सीताराम को मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चला था। शाहू और कोल्हापुर स्थित उनके प्रतिनिधि के बीच झगड़े और फलस्वरूप मराठा सरकार का एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। शाहू ने 1713 में उसे पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। वह
और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। उसने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फ़िकार खां को राजी कर लिया। अंत में उसने सहदेव बंधुओं के साथ एक समझौता कर दस्तखत किए। वे सारे इलाके पहले शिवाजी के हिस्से थे, साहू को वापस कर दिए गए। उसे दक्कन के 6 सूबे का चौथ और घूसर और सरदेशमुखी भी दे दिया गया। अब वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज अनेक बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैद अली खां के साथ दिल्ली गया। फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सहदेव बंधुओं की मदद की। अब बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंपे। आगे चलकर यह मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गया। उसकी वजह पर उसका 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया था। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनंत अभियान चलाए। जब 1740 में बाजीराव मरा तब तक मराठों ने मौला व गुजरात बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इसी काल के मराठों के कावड़क्यार, कोलर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया। उन्होंने मुख्य भूमि को निकाल बाहर कर दिया गया। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया। अंत सिलसिट और बसई बसिन पर कब्जा कर लिया, मगर पश्चिमी तट पुर्तगालियों को अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। बाजीराव का मौत अप्रैल 1740 में हो गई। 20 सालों बाद छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब के नाम से जाना जाता था, पेशवा बना। 1740 में 1761 तक पेशवा रहा। 1749 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। इस तथ्य के प्रतीक रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। उसने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। गंगा के दोआब और राजपूताने से होकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनने में मदद दी। अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर निकाल कर उस पर अधिकार कर लिया। शाह अब्दाली ने रुहेलखंड, नजीबउद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से तुरंत पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उतार कर भेजी। सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। उस फौज में
का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखानों की टुकड़ी के जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था। अब दोनों फौजों का पानीपत में 14 फरवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ। सदाशिवराव भाऊ और अन्य अग्निपथ मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। उसका अंत समय जल्द ही आ गया। वह जून 1761 में मर गया। इनकी हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। 17वीं शताब्दी में माधवराव 1761 में पेशवा बना। उसने निजाम को हराया, मैसूर और हैदर अली का नजराना देने के लिए मजबूर किया। रूहेलों को हराकर और राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। अब बादशाह उनका पेशभोगी बन गया। माधवराव 1762 में क्षय रोग से मर गया। अब मराठा साम्राज्य अवस्था की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव 1773 में मर गया। उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधवराव आया। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। सवाई माधवराव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। उत्तर में मराठा शासकों के सबसे महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास स्वतंत्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए और 1784 में बादशाह आलम को अपने वंश में कर लिया। उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायब बनवाया, मगर अब उसने अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिशें करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। वह 1794 में मर गया। नाना फडणवीस 1800 में मर गया। सवाई माधवराव 1795 में मर गया। उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने ली। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया। दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध 1803, 1805 और 1816-1819 में उन्हें हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया गया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया।